गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने एक बहुत ही मजेदार कहावत सुनी होगी कि यह बात मायने ना रखते आप कितना धीमा चल रहे हैं, मायने यह रखता है कि आप कब तक रुके नहीं हैं, चलते रहे हैं भाई। इसी स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ बहुत मस्त सा टॉपिक लेकर आए हैं। तो इससे पहले प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे में बहुत मस्त टॉपिक लाता रहूँगा और आपके दिमाग के चक्षु खोलता रहूँगा। ये आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। वैसा भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़रूरी नहीं कि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो तभी आप पढ़ो, तभी आप सुनो। कोई भी व्यक्ति इन सब के बारे में जान सकता है। जैसे भारतीय संविधान में क्या है क्या नहीं है, हमको ये नहीं पता है हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, हमको हमारे ड्यूटीज़ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संसद लोकसभा ये होती क्या चीज़ें। अब एक बार एक जो लेजिस्लेचर विधायक होता है उसको एमएलए का फुल फॉर्म पूछा था, जब उनको एमएलए का फुल फॉर्म तक भी नहीं पता था। तो सोचिएगा जो हमारे जो लेजिस्लेचर है उनको ये भी नहीं पता है, जिस पद पर बैठे हैं उनका नाम ही नहीं पता है कि, तो बात वही रहती है। तो इसलिए हम अब हर किसी नागरिक को बनना चाहिए, क्या पता कोई भविष्य में विधायक बन जाए। तो भारतीय संविधान से शुरुआत करते हैं हम अपनी आज के लेक्चर की। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई सबसे पहले लिखा हुआ संविधान कौन सा है? आंसर होगा अमेरिका, क्योंकि पता है 1776 को भाई साहब वो आज़ाद हो गया था। कौन? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया था, ठीक है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का। देख रहे हैं ना, इसमें 395 तो अनुच्छेद ही हैं, यानी आर्टिकल्स हैं 395। तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं, है ना। और कोई दूसरा क्वेश्चन आता है कि अलिखित संविधान कौन सा, मतलब ये तो अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा हो गया? तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अलिखित है। अब क्वेश्चन आता है कि लिखित और अलिखित ही क्या होता है? लिखित का मतलब रहता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो पहले ही सारी चीज़ों को, उनको इतना फोरकास्टिंग था कि भाई आगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आगे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ होनी चाहिए, वो सब चीज़ लिख के चले गए थे, ठीक है। ये लिखित संविधान में होता है, जैसे कि कैग के बारे में, मंत्रियों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, संसद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, फंडामेंटल राइट वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। चलो फंडामेंटल ड्यूटी तो अपन ने बाद में अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, डीपीएसपी वगैरह, ए सिटीजनशिप वगैरह, ठीक है, यूपीएससी वगैरह, निर्वाचन, इन सब के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब भी रख दिए थे उन्होंने। और दूसरी बात होती है अलिखित संविधान की, जो ब्रिटेन का संविधान है वहाँ पर आज भी जो भी कानून आता है, जो भी नियम उनको पता चलते हैं वो लिख देते हैं उसमें। तो इसलिए मतलब आज भी लिखा जा रहा है उनका संविधान, इसलिए अलिखित संविधान है। तो भारत की जो संविधान है उसमें 1 से 4 संशोधन हो चुके हैं, जिस कारण से अनुच्छेदों की संख्या, जो आर्टिकल्स हैं 470 हो गए हैं और जो पार्ट हैं वो 25 हो गए हैं। हालांकि जो मूल संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि अब देखते हैं ना अपन को इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हम इसके भाग 4A के बारे में देख लेते हैं। तो भाग 4A है ना, एक्चुअल में मूल संख्या तो 4 ही है, बट उसमें जैसे ए वगैरह लगा दिया है ना, जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई ना, तो ए से इसको भाग 4A बना दिया गया है। जैसे हमारे प्रॉपर्टी का राइट्स था ना, तो जैसे जो प्रॉब्लम हुई थी तो उसको आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट था हुआ करता था पहले ना, तो उसको हटा करके ना 300A में रख दिया, है ना। ऐसे बीच में अपनी नगर पालिका, नगर पंचायत 9 थी तो उनको भाग बना दिए अलग से, ऐसे 11 भाग, 12 भाग, सॉरी 11 अनुसूची, 12 अनुसूची, पार्ट 9A, है ना। उसमें सहकारी समितियाँ भी आगे पार्ट 9B में कर दी, ठीक है। ऐसे SC ST OBC ये वाले जो क्या बोलते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा मिला जैसे ही, तो 338, 338A, 338B वगैरह। तो इस टाइप से जो A B ये जो चीज़ें मिलती हैं ना, इस टाइप से वर्ड लिखा हुआ आता है।
तो मूल रूप से 395 वो तो फिक्स है ही, लेकिन ये भी इसका मतलब होता है वो संशोधन हुआ है हमारे संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 368 संशोधन के बारे में बताता है, जिसकी जो प्रक्रिया है हमने साउथ अफ्रीका से ली गई है। अभी हम संविधान की अनुसूचियों से शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम जो अनुसूची है वो किसके बारे में? राज्यों के नाम और उनकी न्यायिक क्षेत्र, जो केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनकी नाम और उनकी सीमाएं, इनके बारे में डिस्कस किया गया। जैसा कि हमारे भारत देश का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर से लगा करके यहाँ कन्याकुमारी तक, ये गुजरात से लगा कर आंध्र प्रदेश तक, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जैसे लक्षद्वीप समूह हो गया और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे द्वीप हो जाते हैं, जैसे हरिकोटा वगैरह हो जाता है, अब्दुल कलाम द्वीप वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो समुद्री वाला क्षेत्र है सबको ये प्रथम अनुसूची में जिक्र आएगा। दूसरी अनुसूची होती है हमारी कि परिलब्धियों पर भर्ते विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान क्या क्या हैं। देखिएगा, जैसा कि अपन जानते हैं जो संसद होती है ना, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है हमारी। किन किन से मिलकर बनी होती है? इसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। ये चीज़ें अपने को पता है। तो जो दूसरी अनुसूची के जितने सारे उसमें विशेषाधिकार पाने वाले जो पद हैं, है ना, वो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि अपन भारत की राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गए, राज्यसभा। लोकसभा में कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसी टाइप से राज्यसभा में भी सभापति होगा, उपसभापति होगा। 3 बंदे यहाँ पे हो गए, 3 चीज़ें। सिमिलरली इसका राज्य के प्रेफरेंस में अपन देख सकते हैं, जैसे कि राज्यों के राज्यपाल हो गए, यहाँ पर राष्ट्रपति बैठता है तो यहाँ पर राज्य में राज्यपाल बैठता है। ऐसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। इसी टाइप से राज्य की जो विधानसभा है ना, स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठेगा। ऐसे वही भारत में वर्तमान में जो 6 स्टेट ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, पहले 7 थे लेकिन अभी 6 हैं जहाँ पर विधान परिषद है ना। तो देखो इसके बारे में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, जो कौन कौन से हो जाते हैं जहाँ पर विधान परिषद हैगी। सबसे पहले देखिएगा, ये मैप के सहारे से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये बिहार हो गया, है ना, और उत्तर प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटका हो गया। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर अभी वर्तमान में है, क्या बोलते हैं, विधान परिषद हैगा। ये 6 यहाँ पे याद हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भाई, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो जाते हैं। और भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिनके बारे में जिक्र अनुच्छेद 148 से लगा करके 151 में मिलता है। देखो 9 लोग कौन कौन है जिनके बारे में जो भत्ते विशेषाधिकार के बारे में दूसरी अनुसूची में जिक्र है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तीसरी अनुसूची पे आ जाओ। इसमें भी सेम ऑलमोस्ट जो दूसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो शपथ वगैरह लेते हैं ना, ओथ लेते हैं, दूसरी अनुसूची तीसरी ऑलमोस्ट सेम है। तीसरी अनुसूची में जो उम्मीदवार होते हैं, जो शपथ वगैरह ले रहे हैं या कोई प्रतिज्ञान ले रहा है, तो इसके बारे में। अब शपथ और प्रतिज्ञान क्या क्या होता है? देखो, शपथ में अपन भगवान को मान करके, ऐसे बोलते हैं मैं उस भगवान को साक्षी मान करके मैं शपथ लेता हूँ अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। प्रतिज्ञान में अपन भगवान को नहीं मानते हैं और बोल देता है कि मैं अपने कर्तव्य की तरफ लिए पूरी तरह से निष्ठापूर्वक काम करूँगा, ये है, ठीक है। यहाँ पर तो शपथ और प्रतिज्ञान में ये फ़र्क हो जाता है, यानी नास्तिक आस्तिक वाला फ़र्क हो जाता है। कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, या फिर कोई किसी और को मानता है, तो उस टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये संघ के मंत्री हो जाते हैं, यहाँ पर राज्य के मंत्री हो जाते हैं, या संसद की। देखो जैसे क्या बोलते हैं, अपना चुनाव हो रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई पर्चा भरते हैं ना, जैसे बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, किसी को हाथी का निशान होता है, किसी को बैल का निशान होता है ना। जैसे जो भी चुनाव लड़ते हैं, तो जो बंदा चुनाव लड़ रहा है, संसद के लिए चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट है वो भी तीसरी अनुसूची में आता है। सिमिलरली राज्यों के लिए विधानमंडल है, वहाँ पे चुनाव होते हैं, तो वहाँ के लिए जो अभ्यर्थी है वो भी काउंट किया जाता है, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, जो बंदा है
मंत्री है, जो सांसद है, कैंडिडेट है, वो यदि जीत जाता है तो संसद का सदस्य बन जाता है। ऐसे ही यदि लेजिस्लेचर का चुनाव जीता है, विधायिका का विधानसभा में चुनाव जीता है तो विधानमंडल का सदस्य बन जाता है। ठीक है, अब उसको मंत्रिमंडल में रख दिया जाता है तो मंत्री बन जाता है। ऐसे राज्य के मंत्रिमंडल है तो राज्य मंत्री बन जाता है। देखो 3 तो ऐसे याद हो गए। सबसे पहले चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा था, जो कैंडिडेट होता है संसद का लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हो जाता है, ऐसे राज्य की विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होता है। और फिर सेकेंडली जब वो चुनाव जीत जाता है संसद का सदस्य हो जाता है, ऐसे राज्य विधानमंडल की सदस्य हो जाता है। फिर उसको मंत्री बना दिया जाता है। अब हर किसी को मंत्री नहीं बनाते हैं ना, 15% से ज़्यादा मंत्री रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो संसद के सदस्य, संसद के मंत्री आते हैं, राज्य के मंत्री आते हैं। और फिर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये तीसरी अनुसूची में हो जाते हैं। जैसा कि अभी तक उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उनके बारे में पढ़ लिया है। जैसे फर्स्ट अनुसूची में क्या देख रहे हैं अपन कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना क्षेत्र है, कहाँ तक सीमा है। दूसरी अनुसूची है, उसमें देख लिया था कि हमारा जो कौन कौन से जो अधिकारी हैं, भर्ती वगैरह, उनके बारे में देख लिया अपन ने, विशेष अधिकार क्या क्या है। तीसरी अनुसूची में देखिए शपथ प्रतिज्ञा के बारे में देख लिया। चौथी अनुसूची में देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जिसको जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है वैसे मोस्टली तो। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे है। मध्य प्रदेश में जैसे 11 सीटें वगैरह हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से है। ऐसे मैक्सिमम तो इसकी राज्यसभा में 250 सीटें हो सकती हैं, है ना, लेकिन अभी प्रेजेंटली 245 सीटें हैं। इसमें 12 जो सीटें हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है ना। राज्यसभा में जो व्यक्ति जाता है ना, ये राज्यसभा ऐसा हाउस है, इसको अपर हाउस बोलते हैं, है ना, उच्च सदन, जिसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका टेन्योर कितना हो जाए, हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो यानी इसको मल्टीप्लाई से कर दो, आई मीन 2 × 6, यानी 6 साल इनका टेन्योर होता है। इनका जो अवधि होती है सांसदों की 6 साल तक रहती है। ठीक है, और ऐसा भवन हाउस है जहाँ की कभी भंग नहीं होता। भंग क्यों नहीं होता भाई साहब, यहाँ पे हर 2 साल में बंदे रिटायरमेंट हो रहे हैं, हर 2 साल में नए बंदे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ऐसे लोकसभा वो कभी भंग हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे जो प्रधानमंत्री अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाया, जो सदन का नेता होता है, तो भंग हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से इलेक्शन वगैरह कराने पड़ते हैं। 5वीं अनुसूची आ जाइए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है यहाँ पे। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे इसकी ट्रिक हैगी ATM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहाँ की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से, सामान्य दृष्टिकोण की इंपॉर्टेंट से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कभी लड़ाई नहीं हो कि भाई साहब ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट है। ऐसे घर में लड़ाई भी होती है ना, तो उसी तरह से देश में भी, राष्ट्र में भी इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि संघ की सूची क्यों, केंद्र के हाथ में क्या होगा, राज्य में क्या होता है, दोनों में क्या होगा। ऐसे संघ की सूची में देखा जाए तो जो मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे, बट अभी 98 हैं। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर रक्षा विभाग हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया, डाक हो गया, रेल हो गया, ये सारी, है ना, ऐसे 98 सब्जेक्ट हैं जो कि केंद्र के हाथ में है। राज्य में वैसे तो 59 है अभी, लेकिन मूल रूप से 66 है यहाँ पर। जैसे कि पुलिस हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, स्थानीय सरकार वगैरह हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो वगैरह होते हैं मेंटेन करना वगैरह, ये सब इनकी राज्य सरकार में है। संवर्धित सूची है ना, इसमें 47 थे पहले, लेकिन अभी 52 हो गए। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कम हो गए, यहाँ बढ़ गए, यानी यहाँ से सब्जेक्ट यहाँ डाल दिए थे संवर्धित सूची में, राज्य सूची। इसमें सब्जेक्ट यानी शिक्षा हो गया, मूल्य नियंत्रण हो गया, विद्युत हो गया, वन हो गया, जंगली जानवरों का, पक्षियों का जो संरक्षण हो गया। देखो संवर्धित सूची में क्या हो रहा है, संवर्धित सूची वो सूची होती है जहाँ पर जो कानून बनाने का जो दायरा होता है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ डोमिनेट होगी, प्रॉब्लम हो जाती है राज्य वगैरह में, तो राज्य को हटा देते हैं, भाई तुम भागो यहाँ से। ठीक है, अकेला केंद्र सरकार है यहाँ पर कानून बना देता है। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें देखो मूल रूप से 14 भाषाएं थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अपन इसमें डायग्राम में देख लो एक बार, ये डायग्राम है। जैसे कि संस्कृत तो हमारी प्राचीन भाषा जननी है हमारी सभी भाषाओं की। दूसरी हो जाती है उर्दू हो जाती है, फिर कश्मीरी हो जाता है तीसरी भाषा, चौथी भाषा पंजाबी हो जाती है,
पांचवी हिंदी आती है। बहुत सारी स्टेट जो येलो कलर में दिख रहा है ये पांचवी भाषा यहाँ पे हिंदी लोग बोलते हैं। जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नई दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। देखो कौन कौन सी, संस्कृत हो गई, ठीक, उर्दू हो गई, और थर्ड होगी कश्मीरी, चौथी होगी पंजाबी, पांचवी होगी हिंदी। छठवीं भाषा होती है गुजराती होती है, सातवीं मराठी होती है, आठवीं कन्नड़ होती है, नौवीं तेलुगु होती है, 10वीं अपनी तमिल होती है, 11वीं मलयालम होती है, 12वीं उड़िया होती है, 13वीं बंगला होती है, बंगला, और 14वीं असमिया होती है। ठीक है, ये 14 भाषा। फिर जैसे समय के अकॉर्डिंग डिमांड आती रही कि भाई हमारी स्टेट की, हमारी क्षेत्रीय भाषा को भी 8वीं अनुसूची में डालिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, तो यहाँ पे सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया था। और 71वां संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो उसमें मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को जोड़ा गया है। नमक से याद रख लेना इस चीज़ को, नमक से, न फोर नेपाली, म फोर क्या बोलते हैं मणिपुरी, और क फोर कोंकणी। ऐसे ही 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसके लिए ऐसे मैंने याद रखा है MBBS होता ना, तो उसको MDBS बना दिया मैंने। ठीक है, तो M4 क्या हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा, D4 डोगरी हो जाएगा, B4 बोडो हो जाएगा, S4 संताली हो जाएगा। इस टाइप से अपनी प्रेजेंटली 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अभी 9वीं भाषा के बारे में देखते हैं। ये भूमि सुधारों और जमींदार प्रणाली की उन्मूलन से संबंधित है। जैसा कि 200-250 साल के समथिंग अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है, तो उस दौरान जमींदारी प्रथा वगैरह ऐसी कुछ चलती थी। ठीक है, तो कुछ जमींदार होते थे जो कि मतलब जो अंग्रेजों के लिए टैक्स वगैरह आम आदमी से इकट्ठा करके उनको दिया करते थे, तो उनके पास कोई टैक्स नहीं चुकाता था, तो वो ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो इस टाइप से उनके पास बहुत सारी ज़मीन हो जाती है। फिर जैसे अपना भारत देश आज़ाद होता है 1951 के समथिंग बात आती है। ठीक है, ये संसद में बात रखी जाती है कि भाई ये कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है, कुछ के पास किसी बात नहीं, तो भूमि को दान दिया जाए, मतलब भूमि को डिवाइड किया जाए, है ना। जिनके पास ज़मीन नहीं उनको दिया जाए। ऐसे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था इसके लिए। तो भू सुधारों और जमींदार प्रणाली की उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य मामलों से संबंधित संसद अधिनियम में एक कुछ अधिनियम लाए गए थे। पहले तो 13 थे, बट अभी तो 82 हो गए हैं। इस जो अनुसूची इसमें जोड़ी गई, अलग से अनुसूची जोड़ी गई, यानी ये पहला संविधान संशोधन था हमारे भारत के संविधान में। ठीक है, तो कोई कई बार क्वेश्चन आया हो कि सबसे पहला संविधान संशोधन कहाँ है। ठीक है, 1951 में है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भू सुधार और जमींदार प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक खतरनाक पेज डाल दिया था कि इनको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, ऐसे कि हमें पता है जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 33 तक। ठीक है, यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोल दिया था कि इसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है इससे बचने के लिए। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया था, इसमें बोला था कि जो अनुसूची है 9वीं अनुसूची ना, इसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी सब्जेक्ट, जो भी कानून शामिल हुए हैं उनके बारे में अपन रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 10 द से द और द से दल बदल। ठीक है, ये आ रहा है समझ में ना। तो ये दल बदल के आधार पर संसद विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं ना, उनको भाई साहब छुट्टी कर दी जाती है यहाँ से, यदि कोई ऐसा कांड करता है तो, है ना। कोई बंदा है ना ऐसे पद के आधार पर उसको मंत्री का पद नहीं मिल रहा है, तो वो चक के एक कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चक के चला जाता है। वहाँ भी उसको घास नहीं मिल रहा तो दूसरी में चला जाता है। तो उस टाइप से होता था पहले। तो उसके लिए बोला कि यार कुछ न कुछ किया जाए, कैसे इंतजाम। तो 10वीं अनुसूची में इसको सीधा ही डाल दिया था, 52वें संविधान संशोधन करके कि 1985 सब्जेक्ट को जोड़ दिया था राजीव गांधी के टाइम पर। दल परिवर्तन विरोधी कानून बना दिया है, यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी संसद खत्म हो जाता है, उसका जो मेंबरशिप है ना खत्म हो जाता है। ठीक है, जितना उसने पैसा लगाया है ना, जो भी सब खत्म हो जाता है एक साथ में। हालांकि इसके बारे में और एक्सेप्शन है तो उसके बारे में बताएंगे। 1/3 वगैरह जो होते हैं 2/3, तो वो दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची। ठीक है, पंचायत की शक्तियों से या 12वीं अनुसूची या नगर पालिका से, दोनों के साथ में पढ़ा जाता है हमेशा से।
तो 11वीं अनुसूची में इसमें 29 विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची इसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 19 सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं ना, वो यहाँ से होते हैं। जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं पार्षद वगैरह की, वो 12वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अभी तक हमने 12वीं अनुसूची सारी अनुसूचियाँ खत्म कर ली गई हैं। एक बार सारे दोबारा से देख लें सारी अनुसूची को स्टार्टिंग से। जैसा कि सबसे पहली अनुसूची पढ़ी थी अपन ने, कौन सी पहली अनुसूची पढ़ी थी कि राज्यों के नाम, क्षेत्र वगैरह है ना, उनकी जो केंद्र शासित उनकी सीमा वगैरह क्या क्या है। दूसरी अनुसूची में भत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके प्रावधान क्या क्या हैं, जिसमें कि जो संसद की कौन कौन से सदस्य होते हैं, संसद में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है। और ऐसे राज्यों में राज्य का राज्यपाल हो गया, विधानसभा होगी और विधान परिषद हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है और नियंत्रक मालिका परीक्षक हो जाता है। तीसरी अनुसूची में अपन शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में थे। यहाँ पर जो मतलब चुनाव लड़ रहा है, फिर सदस्य बन जाता है, फिर मंत्री बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट और कैग हो जाता है, ऐसे राज्य में भी हो जाता है। चौथी अनुसूची में यहाँ पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बन जाएगा। 6वीं अनुसूची में ATMM के बारे में याद रखो, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची में सातवें सा और सात से शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों के विभाजन के बारे में। इसमें 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। एक अवशिष्ट सूची भी होती है जो किसी भी सूची में नहीं, वो अवशिष्ट सूची में जाती है, हालांकि केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल करती है। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में 14 भाषा थी, ठीक है। इसमें 3 संशोधन हो चुके थे, 21वां, 71वां, 52वां संविधान, 92वां संविधान। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित रहेगी, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था इसमें, ठीक है, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, ठीक है, किसी के 24 अप्रैल 73 के बाद में जो कानून सम्मिलित हुए हैं, इस पर अपन जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत संबंधित थी। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाती है। तो आज अपन यहाँ से अनुसूचियों तक ही डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।